उत्तर प्रदेश में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का फॉर्म न्यूज़पेपर में रोज निकल रहा है। आप सभी लोगों के बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे कि कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय क्या होता है, इसमें किस प्रकार से भर्ती होती है और कौन कौन फॉर्म भर सकता है। तो यह डिटेल वीडियो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की भर्ती के ऊपर है। इस विद्यालय में हम स्वतः 5 साल तक कार्य कर चुके हैं। अमेठी जिले में तिलोई ब्लॉक में गणित के सहायक अध्यापक के रूप में हमने 5 साल काम किया है। उसके बाद वह नौकरी छोड़कर तैयारी किया और फिर 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित होकर आज सहायक अध्यापक के रूप में हम काम कर रहे हैं अपना बेसिक शिक्षा विभाग में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त करते हैं। देखो भैया, ये जो आप फॉर्म देख रहे हैं ये बुलंदशहर जिले का है। हर जिले का अलग अलग फॉर्म आता है, इस पर हम अभी थोड़ी देर बाद चर्चा करते हैं। पहले जो आप लोगों के प्रश्न हैं उस पर हम बातें कर लेते हैं और यहाँ पर हमने आप लोगों की जो कॉमन प्रश्न है उसको लिख रखा है। अच्छा, एक चीज और बता दें आपको कि मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो गया है, इसलिए बोर्ड पर वीडियो नहीं बन पा रही है, मोबाइल से ही वीडियो बना रहे हैं। तो कोई बात नहीं, आप ध्यान से सुनिए, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अगले 10-12 मिनट तक हमारे साथ बने रहिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें दूसरे पॉइंट पर, कस्तूरबा गांधी जो विद्यालय होता है वो क्या होता है। तो देखो भैया, आज से लगभग 20 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, 20-22-23 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, तो वहां पर यह देखा गया कि जो हमारी बालिकाएं होती हैं वो कक्षा 2 के बाद, 3 के बाद या अधिकांश बालिकाएं कक्षा 5 के बाद विद्यालय छोड़ देती हैं, पढ़ती नहीं है। 2-4 साल, 5 साल बीत जाता है, पढ़ने नहीं जाती, यानी ड्रॉप आउट की संख्या बहुत ज्यादा है बालिकाओं में। और समाज में बहुत ज्यादा असमानता है। जो एससी वर्ग है या ओबीसी वर्ग है, इतने कुछ जगह पर इतने पिछड़े हैं कि वह अन्य वर्ग से कंपटीशन नहीं कर पाते हैं, संकोच होता है। कहीं बोलने के लिए कह दिया जाए तो वह बोल भी नहीं पाते हैं। खासकर यहाँ पर हम सिर्फ बालिकाओं की ही बात कर रहे हैं। तो उनके उत्थान के लिए, उनको अच्छा माहौल देने के लिए कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का गठन किया गया। कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी की पत्नी का नाम है, उन्हीं के नाम पे इस विद्यालय का नाम रखा गया। इसमें क्या होता है, अगर एससी वर्ग की अधिकांश बालिकाओं का इसमें सिलेक्शन होता है और ओबीसी वर्ग की भी बालिकाएं होती हैं और सामान्य वर्ग की भी कुछ बालिकाएं होती हैं। अगर कोई अल्पसंख्यक जगह है जहां पर अल्पसंख्यकों की संख्या ज्यादा है तो उनकी भी बालिकाएं होती हैं। ड्रॉप आउट बच्चियां होती हैं, समाज से बहुत ज्यादा पिछड़े वर्ग, बहुत वंचित समूह की बालिकाएं होती हैं। तो उनको जब एक साथ रखा जाता है तो सबके व्यक्तित्व का विकास होता है। यही इस विद्यालय का मेन उद्देश्य है। और यह आवासीय विद्यालय है, यानी कि आपको 24 घंटा वहीं रहना भी है, पढ़ना भी है, रहना भी है, खाना पीना सब कुछ सरकार की तरफ से दिया जाता है। तो यह विद्यालय है और इस विद्यालय के इस उद्देश्य के साथ इस विद्यालय का गठन किया गया। अब आगे बात करते हैं संविदा या सरकारी। तो देखो भैया, यह संविदा की नौकरी है, सरकारी नौकरी बिल्कुल भी नहीं है। यही इसमें खराब बात है कि जो भी अध्यापक रखे जाते हैं, जो भी स्टाफ रखा जाता है, सब संविदा पर ही रखा जाता है। लेकिन संविदा में भी फायदा है। संविदा 2 प्रकार की होती है। उत्तर प्रदेश में आप लोग जानते ही होंगे कि संविदाएं 2 प्रकार की होती हैं। एक तो किसी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आप होते हैं, यानी कि सरकार किसी कंपनी को ठेका दे देती है, वह कंपनी अपने यहाँ वर्कर को रखती है, यानी कि टीचर है तो टीचर को भी रखती है। दूसरा ये होती है कि जो संविदा होती है डायरेक्ट आप सरकार से ही अनुबंधित होते हैं, सरकार से ही आपका डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो ये अच्छी बात है कि ये कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में आप डायरेक्ट सरकार से ही अनुबंधित होते हैं, बीच में कोई मीडिएटर नहीं होता है। तो यहाँ पर एक बार अगर आपको नौकरी मिल जाती है तो उस नौकरी को जाने का खतरा नहीं होता कि आपको निकाल दिया जाएगा, आपको भगा दिया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं होती है। अब बात करते हैं स्नातक और बीएड। तो तीसरे नंबर में हमने जो लिखा है कॉलम, उसको ध्यान से समझिए। पहले ये स्कूल कक्षा 6, 7, 8 यानी जूनियर सेक्शन के लिए ही चलाया जाता था। उसके बाद बहुत सारे विद्यालयों को उच्चीकृत किया गया, 9-10 बनाया गया। अब बहुत सारे विद्यालयों को उच्चीकृत करके 11-12 भी कर दिया गया है, यानी कि अब अधिकांश कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक चल रहे हैं। कुछ विद्यालय अभी भी कक्षा 6 से 8 तक चल रहे हैं, कुछ विद्यालय 6 से 10 तक चल रहे हैं। तो जहां जैसी व्यवस्था है वहां पर उस हिसाब से किया जा रहा है। आप जिस भी ब्लॉक में रहते हैं, उत्तर प्रदेश के जिस भी ब्लॉक में रहते हैं, वहां पर एक कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय जरूर होता है। जी हाँ भैया, प्रत्येक ब्लॉक में एक कस्तूरबा गांधी विद्यालय होता है। आपके आसपास भी होगा, वहां पर जाके आप व्यवस्था देख सकते हैं। और कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। तो ये आपके सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में है, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे बंगाल हो, कहीं भी हो, पूरे ये आपके देश में चलता है कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय। लेकिन अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं वह सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए ही कर रहे हैं। दूसरा, चौथे नंबर पर लिखा है मेरिट से सिलेक्शन। तो भैया यहाँ पर कोई परीक्षा नहीं होती है, रिटन एग्जाम बिल्कुल भी नहीं होता है। आपका हाई स्कूल, इंटर और आपका स्नातक और उसके बाद जो आपने बीएड किया, ये 4 चीजें आपने पढ़ी हैं, इन चारों का नंबर जोड़ा जाता है और जिसका मेरिट में नाम आता है, जिसके नंबर सबसे ज्यादा होते हैं, उसका सिलेक्शन कर लिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फुल टाइमर और पार्ट टाइमर। तो देखो भैया, फुल टाइमर
और पार्ट टाइमर को समझने के लिए ध्यान से समझिए कि हमने बताया है कि ये आवासीय विद्यालय है, यानी कि बालिकाएं यहाँ पर रहती हैं। तो जब बालिकाएं रहेंगी तो उनको देखने के लिए, उनको व्यवस्था करने के लिए एक वार्डन रखी जाती है। तो वार्डन और उनको खाना बनाने के लिए रसोइया रखी जाती है, चपरासी चौकीदार भी रखे जाते हैं। लेकिन जो विद्यालय में 8 अध्यापक होते हैं, क्योंकि 8 विषय होता है तो 8 टीचर रखे जाते हैं। तो उसमें से 4 टीचर फुल टाइमर होते हैं और 4 टीचर पार्ट टाइमर होते हैं। फुल टाइमर का मतलब होता है कि आपको उसी विद्यालय में रहना है, यानी कि आपकी 24 घंटे की ड्यूटी रहेगी, आपको उसी विद्यालय में रहना है। सुबह 10 से 4 बजे तक पढ़ाने का समय होगा, तो आप जो आपका सब्जेक्ट होगा आप पढ़ाएंगे और उसके बाद बच्चों के साथ रहेंगे, उनकी व्यवस्था देखेंगे, यानी कि कुल मिला के वहीं पर आपको रहना है। खाना पीना नाश्ता सब कुछ आपको फ्री मिलेगा, 1 रुपए का आपका खर्चा नहीं रहेगा। और पार्ट टाइम टीचर का मतलब होता है कि सुबह 10 बजे आपकी ड्यूटी चालू होगी और आपके 4 बजे जब स्कूल बंद होगा तो आपकी ड्यूटी खत्म हो जाएगी। आप जो है जाके कहीं बाहर कमरा लेके रहिए। ये होता है फुल टाइमर। और पार्ट टाइमर का मतलब, पार्ट टाइमर में 6 घंटे की ड्यूटी, फुल टाइमर में 24 घंटे की ड्यूटी रहती है। लेकिन चूंकि इसमें बालिकाएं होती हैं, जो शिक्षिकाएं होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, वो जैसे मान लीजिए मेरा अयोध्या जिला है और मुझे मतलब किसी लड़की का अयोध्या जिला है और उसे नौकरी मिल गई बुलंदशहर में, अब वहां जाएगी, कहाँ कमरा लेगी, कैसे रहेगी? तो सब लोग अंडरस्टैंडिंग बना के, जो वार्डन होती है उससे अंडरस्टैंडिंग बना के उसी विद्यालय में ही रह जाती हैं। कहने का मेरा सीधा मतलब है कि फुल टाइमर को विद्यालय में रहना होता है, लेकिन पार्ट टाइमर को विद्यालय में रहने की अनुमति नहीं होती है। लेकिन चूंकि यह भी महिला ही होती हैं तो आपस में अंडरस्टैंडिंग बना के वार्डन से समझ बूझ के वहीं पर ही रहती हैं, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होती। ये मेरे कहने का मतलब है। हर जगह नियम ही नहीं चलता है, कुछ अपने बुद्धि विवेक के ऊपर भी चीजें निर्भर करती हैं। अब आगे करते हैं, अवकाश कितना मिलेगा? जो फुल टाइमर होते हैं उन्हें संडे मंडे से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि रविवार को भी बच्चे स्कूल में रहते हैं, इसलिए आपकी रविवार की भी ड्यूटी रहती है, तो संडे मंडे से कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन आपको महीने में 4 अवकाश दिए जाते हैं, तो 4 अवकाश आप कभी भी ले सकते हैं। तो जैसे 4 टीचर हैं, तो अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कोई किसी दिन छुट्टी लेता है, कोई किसी दिन छुट्टी लेता है, आपको 4 अवकाश दिए जाते हैं। उसी प्रकार पार्ट टाइमर में क्या होता है कि जो अवकाश होगा वो आपको मिलेगा। जैसे रविवार को पढ़ाई नहीं होती है तो रविवार आपकी छुट्टी रहेगी, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। और बाकी जो सार्वजनिक अवकाश होता है उसमें तो आपको छुट्टी मिलेगी ही। तो कुल मिला के आवासीय बालिका विद्यालय एक ऐसा विद्यालय है जिसमें बालिकाओं को रहने की व्यवस्था होगी। तो जब कोई इंसान रहेगा तो उसके खाने पीने की भी व्यवस्था होगी, दोनों टाइम का नाश्ता, दोनों टाइम का खाना, उसकी भी व्यवस्था होगी। खाना बनाने के लिए रसोइया भी रखा जाएगा, और आप जो दातुन करेंगे, जो मंजन करेंगे, ब्रश करेंगे, जूता कपड़ा लत्ता सारी चीज की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाती है। जो फुल टाइमर टीचर होता है इसका पूरा भरपूर लाभ उठाता है, यानी फुल टाइमर का 1 भी रुपया खर्च नहीं होगा। बालिकाएं जो एडमिशन लेती हैं उनका भी 1 भी रुपया नहीं खर्च होगा, और जो वहां पर रहेगा उसका भी 1 भी रुपया नहीं खर्च होगा। ठीक है। और बालिकाओं को वजीफा अलग से मिलता है, यानी कि पढ़ने का रुपया भी मिलता है और सरकार सारी व्यवस्था भी आपको देती है। ये होता है कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय। तो इस प्रकार के जो कॉमन प्रश्न थे, उम्मीद है वो अब खत्म हो गए होंगे। अब अपने फॉर्म पे चलते हैं और फॉर्म की बात करते हैं, जो बुलंदशहर जिले का फॉर्म है। तो बुलंदशहर जिले में जो फॉर्म निकला है, ये ऊपर वाला जो आप देख रहे हैं, ये 6 से 8 का है। तो इसमें देखिए किस किस विषय की भर्ती है। गणित विषय का इसमें पूर्णकालिक अध्यापक चाहिए और इनकी जो सैलरी है 25,410 रुपया सैलरी है। ठीक है। और विज्ञान विषय का चाहिए और सामाजिक अध्ययन का। गणित का अध्यापक बनने के लिए पीसीएम वर्ग से आप क्वालिफाई होना चाहिए और बीएड तो चाहिए ही। और आपका जो जूनियर वाला टेट होता है वह भी क्वालिफाई होना चाहिए, या तो जूनियर वाला टेट हो या जूनियर वाला आपका सी टेट हो। तो कुल मिला के 3 डिग्री आपके पास होनी चाहिए, स्नातक वाली और बीएड वाली और टेट वाली। ठीक है। उसी प्रकार आप विज्ञान में जेसीबी जो आपका ग्रुप होता है उससे आप क्वालिफाई होना चाहिए ग्रेजुएशन में। और बाकी तो आप जानते ही हैं, पूर्णकालिक जो आपका सामाजिक विज्ञान है इसमें आपका एक विषय के रूप में भूगोल, इतिहास और नागरिक शास्त्र होना चाहिए, और बाकी आप टेट और बीएड तो होना ही चाहिए। अंशकालिक शिक्षिका में एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर टीचर। इसके लिए आपके पास कोई भी कंप्यूटर की डिग्री हो तो आपका काम चल जाएगा। लगभग 11,000 इनका वेतन है। इसमें बीएड और टेट नहीं चाहिए। अंशकालिक शिक्षिका में जो हमारा शारीरिक शिक्षा होती है उसके टीचर चाहिए। इसमें बीपीएड और सीपीएड ये जो डिग्रियां होती हैं इनको लिया जाता है, बीएड को नहीं लिया जाता है, और इसमें टेट नहीं मांगा जाएगा। अगला है अंशकालिक शिक्षिका कलाक्राफ्ट की है। इनका भी वेतन लगभग 11,000 रुपया है। इसमें भी आपका बीएड नहीं लिया जाता है, यानी जो मुख्य विषय हैं उनमें बीएड मांगा जा रहा है और अधिकांश विषय में बीएड नहीं लिया जाएगा। इसी प्रकार उर्दू शिक्षिका है। उर्दू में आपका स्नातक होना चाहिए, बीएड होना चाहिए और टेट क्वालिफाई होना चाहिए। ये सारी चीजें लिखी गई हैं। अगर आप मतलब पढ़ाने के अलावा मुख्य रसोइया बनना चाहते हैं, एक विद्यालय में एक मुख्य रसोइया होती है और 2 सहायक रसोइया होती हैं। तो जहां लेकिन यहाँ पर भर्तियां जो हैं, क्योंकि ये आपके बुलंदशहर में कितने कस्तूरबा गांधी विद्यालय हैं, 16 कस्तूरबा गांधी विद्यालय हैं। तो 16 कस्तूरबा गांधी में जो पद खाली हैं सिर्फ उनका ही यह विज्ञापन है। तो इस प्रकार मुख्य रसोइया के यहाँ पर आपका सिर्फ 1 पद है और सहायक रसोइया के यहाँ पर आपका 3 पद खाली है। वेतन इनका लगभग 8,000 है और सहायक का लगभग 6,000 वेतन है। चपरासी चौकीदार का लगभग यहाँ पर 6,500 वेतन है।
और आपका कक्षा 9 से कक्षा 12 तक टीचर के यहाँ पर एक भी पद खाली नहीं है, सब भर गए हैं, सिर्फ रसोइया और चौकीदार के पद खाली हैं। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपने समझ ली होंगी। अब बात करते हैं फॉर्म कैसे भरा जाता है। देखो भैया, ये अभी प्राचीन काल में जी रहे हैं, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय अभी प्राचीन काल में जी रहा है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो हम लोग कम से कम 10 साल पहले, 12 साल पहले फॉर्म भरते थे, कि फॉर्म जाके खरीदते थे, फिर उसको भरते थे, फिर स्पीड पोस्ट करते थे, उसमें पता वता लिखते थे, फिर वो जाके जहाँ पर भेजना होता था उसका पता लिख के भेजते थे, तो वहाँ जाके वो पहुँचती थी। यही कार्यक्रम अभी कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का फॉर्म भरते समय आपको किया जाएगा। अभी वर्तमान समय में जितने फॉर्म भरे जा रहे हैं दूसरी नौकरियों के, सब ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। तो अगर आप अभी 1-2 साल 3 साल से समझ रहे हैं, देख रहे हैं सरकारी नौकरी, तो ये आपको बहुत अजीब लगेगा। लेकिन जो पुराने लोग हैं वो सभी लोग जानते हैं कि पहले इसी प्रकार से फॉर्म भरा जाता था। ऑफलाइन, इसको हम लोग कहते हैं ऑफलाइन फॉर्म भरना। अभी क्या जमाना है, ऑनलाइन का जमाना है। तो ऑफलाइन क्या होगा, पहले क्या होता था, 8-10 साल पहले, कि हर शहर में कोई ना कोई दुकान होती थी जहां पर फॉर्म मिलते थे, हम लोग जाते थे, खरीद के लाते थे और भर के जमा कर देते थे, स्पीड पोस्ट कर देते थे। लेकिन अब ऐसी दुकानें सभी शहरों से खत्म हो गई हैं। तो आपको करना क्या है, ये देखिए, ये जो फॉर्म है इसका हम पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, वहां से जाके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये जो फॉर्म है, किसी कंप्यूटर की दुकान पर जाइएगा, कहिएगा कि भैया ये A4 साइज में इस फॉर्म को निकाल दो, हमें भर के भेजना है। तो वो यही टाइप करके आपको दे देगा। जब टाइप करके दे देगा तो इसमें अपना नाम, पता, सब कुछ जो है सब भर लीजिएगा। हाई स्कूल, इंटर में कितने नंबर पाए हैं, क्या पूर्णांक है, प्राप्तांक है, अनुक्रमांक कितना है, सब कुछ आपको भरना है। यहाँ पर आपको लगाना है अपनी फोटो, और फोटो लगाने के बाद सारी मार्कशीट आपको इस पर सारी मार्कशीट इसके साथ अटैच कर देना है। हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, अपना बीएड वाला और टेट वाला, उसके बाद अपना आधार कार्ड, सब कुछ अटैच करके लिफाफे में पैक करिएगा, स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा। स्पीड पोस्ट किस नाम से करेंगे, यहाँ पर लिखा गया है, ये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, ये सबसे ऊपर लिखा गया जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बुलंदशहर के नाम से आप लिख देंगे। और किसका आवेदन है, प्रेषक का नाम भी लिख देंगे, और किस लिए आवेदन कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए 6 से 8 में आप गणित विषय का फॉर्म भर रहे हैं, तो 6 से 8 सहायक अध्यापक गणित विषय के लिए, ऐसा आप लिख देंगे और लिख के लिफाफा में भेज देंगे। भेजने पे वहां पहुंचेगा, वहां आपका निकाला जाएगा, फिर आपका चारों जोड़ा जाएगा। चारों मतलब हाई स्कूल, इंटर, स्नातक और आपका बीएड सब जोड़ा जाएगा। मेरिट बनेगी तो आपको कॉल आएगा, आपके घर लेटर भी आएगा और कॉल आएगा कि भैया फला दिन आपकी काउंसलिंग है, ये काउंसलिंग में शामिल होइए, साक्षात्कार है यानी आपका इंटरव्यू है, इंटरव्यू में शामिल होइए। अब अलग अलग जिले का थोड़ा अलग अलग नियम रहता है, कहीं पर इंटरव्यू लेते हैं, कहीं पर नहीं लेते हैं, कहीं कहीं पे सिर्फ मेरिट से ही आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो मान लेते हैं मेरिट से ही आपका सिलेक्शन होगा, तो मेरिट से में आपकी काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग में आप पहुंचेंगे, आप के नंबर ज़्यादा रहेंगे तो आपको नौकरी मिल जाएगी। यानी कुछ यहाँ पर करना नहीं है, सिर्फ ऑफलाइन फॉर्म भरना है। तो अभी हम जो समझा रहे थे, ध्यान से समझिएगा कि जो ऑफलाइन वाला तरीका है उसको आप ध्यान से समझ लीजिए। जो नए बच्चे हैं, अभी अभी नए बीएड किया है, तो वो समझ नहीं पाएंगे क्या होता है। लेकिन जो पुराने लोग हैं, 8-10 साल पहले, 15 साल पहले से तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म वॉर्म देख रहे हैं, तो उन्हें पता है कि ऑफलाइन फॉर्म कैसे होता है। हम लोग जब बीएड करते थे तो बहुत सारे इस प्रकार के फॉर्म हम लोगों ने भरे थे। जब मेरी पहली नौकरी लगी थी कस्तूरबा गांधी की, तब भी हमने इसी प्रकार ऑफलाइन ही फॉर्म भरा था। तो उम्मीद है सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। मेरिट से आपका सिलेक्शन होगा, परीक्षा आपकी होनी कुछ भी नहीं है, और यही फॉर्म आपको भरना है। फॉर्म कैसे भरा जाएगा ये भी हमने बता दिया है। इससे पहले लगभग 1 साल पहले वीडियो बनाई थी, उसमें हजारों लोगों ने कमेंट करा कि सर फॉर्म कहाँ से मिलेगा। तो फॉर्म कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि अब प्रत्येक शहर में उस प्रकार की दुकानें खत्म हो गई हैं जहां पर फॉर्म मिलता था। आपको क्या करना है, सीधे कंप्यूटर की दुकान पे जाना है, और ये जो प्रारूप है, इसी प्रारूप को कहना है कि भैया A4 साइज में इसको टाइप कर दो। A4 जो कागज आता है उसमें आपको इसको टाइप कर दो, और सब कुछ लगा के इसके साथ नत्थी करके आपको जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बुलंदशहर में भेज देना है। अब बात करते हैं, अगर आप किसी दूसरे जिले से फॉर्म भरना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जरूरी नहीं है कि आप जिस जिले में रहते हैं उसी जिले का फॉर्म भरना है, आप किसी भी जिले का फॉर्म भर सकते हैं। तो उसकी जानकारी के लिए क्या करना है भैया, कि समय समय पर न्यूज़पेपर देखते रहिए। न्यूज़पेपर में निकलेगा, और यही एक ही प्रारूप है, ये एक ही प्रारूप है, एक ही प्रारूप में आपका काम चल जाएगा। बार बार हर छपवाने फॉर्म छपवाने की जरूरत नहीं है, एक ही प्रारूप में आपका काम चल जाएगा। जिस भी जिले का आप भरना चाहते हैं, आप न्यूज़पेपर में देखते रहिएगा। न्यूज़पेपर में ये ऐसा नोटिफिकेशन आएगा, ऐसा विज्ञापन आएगा, उसको देख के, पढ़ के आप जिस भी जिले के लिए आवेदन करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो 10-15 दिन पुराने जो न्यूज़पेपर हैं उसको आप देखते रहिएगा। आपकी जो आसपास लाइब्रेरी है वहां पर जाके बैठिए, और दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, ये 3 पेपर हैं, तीनों पेपर पढ़िए। कभी कभी होता है किसी पेपर में आपका विज्ञापन आता है, किसी पेपर में नहीं आता, तो हो सकता है आप हिंदुस्तान देखते हो, उसमें विज्ञापन ना आए और दैनिक जागरण में आ जाए। तो इस प्रकार आप लाइब्रेरी से सारे
पेपर मिल जाते हैं, तो वहाँ पर जाकर आप सारे पेपर देख सकते हैं, अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो उम्मीद है अब यहाँ पर सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय से संबंधित यह संविदा की जॉब है। अगर आपके घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, आपको रुपए की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो ये आप फॉर्म भरिए, लेकिन इसके साथ-साथ अपनी और दूसरी तैयारी भी करते रहिएगा। एलटी ग्रेड का फॉर्म आता है, टीजीटी, पीजीटी का फॉर्म आता है, उत्तर प्रदेश में सहायक अध्यापक का फॉर्म आता है, तो सरकारी नौकरी की आप सभी लोग तैयारी करते रहिएगा। इसी के भरोसे ना रहिए, मतलब इसका फॉर्म भरिए, इसमें नौकरी लग भी जाए तो भी आप दूसरी सरकारी नौकरियों की तैयारी करते रहिए और उनका फॉर्म भरते रहिए। जरूरी नहीं कि इसी के भरोसे पूरी जिंदगी भर बैठे रहें। तो ये आपके कस्तूरबा गांधी का विस्तृत जानकारी थी। उम्मीद है अब आपके मन में कोई डाउट नहीं होगा, और अभी भी आप अगर कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।